यार ऐसे अचानक क्यों? क्या तुमने अपने फियांसी से बात की या उससे मिली हो? वो सालों से सोया हुआ इंसान अचानक जाग कर शादी करना चाह रहा है। उसकी सारी बात सुनकर रीमा और मनाल मुंह खोले बैठी थी। मिराह ने हैरत से पूछा, पता नहीं, मैंने कॉल्स भी की, वो उठाता ही नहीं है। मेरी डिग्री का भी कह दिया कि बाद में कंप्लीट हो जाएगी। आनी ने बात की मेरे इन लॉज से, वो भी यही कह रहे हैं कि लड़का बस है। आज या कल शायद वो लोग बाकायदा तारीख लेने आएंगे। अब कहा है आनी को कि एटलीस्ट पूर्वा की 10th के एग्ज़ाम्स के बाद डेट्स रखें। मैं तो गई भाड़ में। वो बेजारी से बिना सांस लिए बोलती चली गई। आजकल उसका मिजाज वैसे ही ख़राब रहने लगा था। अचानक शादी और उस पर मंगेतर साहब का रवैया, अब तो पढ़ने से भी दिल उठ रहा था। यार सीरियसली सैड फॉर यू, बट मैं तो तुमसे तफसीली बात करने वाली थी कि हदीर से बात क्यों की और अब मिलने चली गई। जानती हो ना मैं उसके लिए क्या फीलिंग्स रखती हूँ। एंड ही इज़ जस्ट माइन, मनाल ने बाल झटक कर कहा तो प्रिहान ने नाक चढ़ाई। एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मनाल कि वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैंने इंटेंशनली तुम्हारे मिस्टर परफेक्ट का नंबर नहीं लिया था। इनफैक्ट मैं खुद शॉक थी उसे सामने देखकर। वो चिड़चिड़े लहजे में बोली तो मनाल का बार बार वो सब कहना उसे जहर ही तो लगता था। आई नो, तभी लड़ाई नहीं हुई हमारी। तुम नहीं जानती वो कौन है, सो आई एम पोजेसिव फॉर हिम। एनीवेज अब तो टेंशन ही नहीं, तुम्हारा फियांसी जाग ही गया सालों बाद। मनाल लापरवाही से शरारत से बोलती उसे मजीद गुस्सा दिला गई, लेकिन वो खामोश रही। वो सब जानती थी हदीर के मामले में मनाल ऐसे ही अजनबी बन जाती थी। कुछ वक्त से इकलौता क्रश चला आ रहा था उसका, उसके लिए तो पागल हो जाती थी। अब भी सिर्फ शादी का सुनकर थमी थी वो। जबकि प्रिहान का दिमाग उस रात अंकल से सुनी बातों पर जा रुका था। उसे घबराहट हुई कि शायद हदीर को अंकल जानते थे और अगर उसने वो सब बता दिया तो। प्रिहान, हम कब से पूछ रहे हैं बेटा, कुछ होश में आ जाओ। मिराह की ऊंची आवाज़ में पुकारने पर वो ख्याल से चौंकी और सोचें झटक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। यार कुछ बताओ तो सही, अब देखा क्या तुमने अपना फयोंसी, कैसा दिखता है, पर्सनैलिटी कैसी है, नाम क्या है? रीमा के मुतजस्सिस पुरशौक सवालात पर वो भी चौंक गई। उसने तो अब तक ना उसका नाम पूछा था आनी से और ना ही उसे देखा था, ना मिली थी। अचानक उसके दिमाग में झमाका सा हुआ, अंकल का हदीर की बात करना। उसे यकदम जैसे कोई ख्याल आया, हदीर साहब को ही जल्दी है वरना मैं, देखो वो मुझे भी बुरा लग रहा है लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ। प्रिहान से ज़रूर बात कर लेता मगर वो नहीं मानेगी। उसे अंकल की कही बात याद आई जो यकीनन वो आनी से कर रहे होंगे। हदीर को क्या जल्दी थी शादी की, वो चौंकी। उसे एक बार फिर से ख्यालों में गुम देखकर वो तीनों उसे उसके हाल पर छोड़कर उठती वहां से जा चुकी थी। प्रिहान ने जल्दी से मोबाइल निकालकर हदीर का नंबर ढूंढा मगर वो डिलीट हो चुका था। उसने अपने फ्योंसी के नंबर पर मैसेज लिखकर सेंड किया, क्या हम मिल सकते हैं, इट्स अर्जेंट प्लीज़। मैसेज सेंड हो चुका था। वो मुंतज़िर ही रही मगर जवाब नहीं आया। उसने लब भींचे। अजीब रवैया था उसके मंगेतर का। शादी की जल्दी थी मगर बात करने पर एतराज़। वो जिद हो गई थी, उलझ कर रह गई थी उसकी पर्सनैलिटी को लेकर। डेट्स फाइनल कर दिए, नेक्स्ट मंथ के मिड में पूर्वा के एग्ज़ाम्स हैं और उसके फौरी बाद मेरी शादी। प्रिहान के किए गए धमाके से रीमा का मुंह खुला का खुला रह गया। 3 दिन बाद वो यूनिवर्सिटी आ रही थी और साथ ये भी बता रही थी कि वो अब नहीं आएगी। अचानक शादी, वो और अभी से क्यों लॉस कर रही हो तुम अपनी स्टडीज़ का? सब कैसे रिकवर करोगी? ऑलरेडी 3 दिन बाद आई हो और अब कह रही हो कि आगे भी नहीं आना। रीमा को लगा वो मजाक कर रही है मगर उसका फूला हुआ मुंह बता रहा था कि सब सच है। आनी चाहती है ये सेमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ है तो फ्रीज़ कर दूं शादी की वजह से। वो बेजारी से रीमा को यूनिवर्सिटी ना आने की वजह बता रही थी। व्हाट यार, इट्स जस्ट स्टार्ट, अभी तो पूरा मंथ रहता है शादी के लिए, 1.5 वीक ले लेना ऑफ। शादी के बाद सब रिकवर कर लेना, सेमेस्टर क्यों फ्रीज़ करवा रही हो? रीमा तो इसकी बात पर चीख ही उठी थी। आनी से कह कर देखना क्यों करना है फ्रीज़। शी वॉन्ट्स मी टू बी अ टिपिकल हाउस वाइफ। उनके ख्याल में शादी के बाद भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है न्यू फैमिली स्टाइल अडॉप्ट करने में। घर में जगह बनानी है, हस्बैंड के दिल में जगह बनानी है, भला भला। वो नाक चढ़ा कर बता रही थी। जब से डेट्स फाइनल हुई थी जहनी तौर पर वो काफ़ी डिस्टर्ब थी और ऊपर से आनी रोज़ाना बिठाकर ऐसी ऐसी बातें समझा कर डरा रही थी। अब तो उसको यकीन होने लगा था ससुराल बहुत ख़तरनाक जगह होती है। रही सही कसर उसने पूरी कर दी थी कि वो उसे अपने फ्यूचर हस्बैंड से अनजान थी वो। रीमा खामोश हो गई। तुम अभी से यूनिवर्सिटी आना क्यों छोड़ रही हो यार? कुछ तवक्कुफ के बाद वो उसी बात पर फिर आकर रुकी। उसे तो प्रिहान का यूं अचानक शादी करना और उस पर अचानक सेमेस्टर फ्रीज करवाना, यूनिवर्सिटी से ऑफ लेना, सब ठिठका रहा था। आनी अकेली है, सब तैयारियां नहीं कर सकती वो अकेली। पूर्वा छोटी है, उसके एग्ज़ाम्स भी हैं सर पर। मेरे लिए काफ़ी शॉपिंग करनी है और पूर्वा के लिए भी। मैं तो आज आई थी कि तुम्हें बता दूं और हेल्प भी चाहिए शॉपिंग के लिए। रोज़ाना आनी मुझे लेकर सारा दिन मार्केट्स छानती हैं। पूर्वा अकेली घर पर होती है, काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है वो, और मैं
और मैं टाइम भी नहीं दे पा रही उसे। मेरा और मनाल कहाँ गायब हैं? वो परेशानी से बोल रही थी। रीमा ने सर हिलाया। मैं करवा दूंगी हेल्प, अभी सेमेस्टर का स्टार्ट है इसलिए दोनों एक साथ चली गईं ददियाल से मिलने। एरिया भी एक ही है उनका, कुछ दिन तक आकर हमें ज्वाइन कर लेंगी। डोंट वरी, सब हो जाएगा। आई वंडर के इतनी क्या जल्दी थी कि अचानक की शादी? आई थिंक कोई और ही बात है। तुम्हारे फयांसी ने यूं अचानक शादी में ही क्यों इंटरेस्ट शो किया, जबकि तुम कभी मिली भी नहीं? मीटिंग अरेंज करता या कॉल करता। रीमा की बात पर वो सर्द आ भर कर रह गई। जहन तो उसका भी उलझा हुआ था। वो मीटिंग का कह देता, कॉल करता, बात करता। और मेरे इन लॉज ने भी कभी शादी की बात नहीं की। इनफैक्ट मेरा तो उनसे एक दो बार शादियों पर ही मिलना हुआ है। अब अचानक ही उन लोगों ने अंकल को फोर्स किया कि शादी करें। आई थॉट कोई इशू होगा, बट क्या बात निकलती है कि लड़के की जिद है। कैन यू बिलीव इट? प्रिहान ने खुलकर रीमा को अपनी परेशानी बताई। यार तो तुम लड़के से ही बात कर लो, अपने फ्योंसी को समझाओ, क्या हड़बड़ी मचा रखी है उसने। हज की तारीख निकली जा रही है जो उसे जल्दी है। रीमा के मशवरे पर उसका गम फिर से ताज़ा हो गया। पहले आनी कहती थी तो मैं बात नहीं करती थी, अब मैंने नाम, नंबर, वर्क प्लेस वगैरह की इन्फो निकालना चाही तो आनी टाल मटोल कर रही हैं। उन्हें यही शक है कि मैं कोई गड़बड़ कर दूंगी। नाम सुना है, सब हादी कह रहे होते हैं। अब इस नाम का कहाँ ढूंढूं उसे? मैसेज और कॉल्स इग्नोर कर रहा है। फंस गई हूँ मैं तो। वो सर पर अपना स्टॉलर ठीक करते मुंह बनाकर बोल रही थी। रीमा ने कंधे उचकाए, गोया आप क्या कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी से फ्री होने तक दोनों यही बात डिस्कस करती रही। और प्रिहान का इतने दिन बाद फिर से दिमाग हदीर पर जा रुका, मगर वो ये जिक्र रीमा से नहीं कर पाई। बगैर किसी सबूत के वो हदीर को अपना फ्योंसी नहीं कह सकती थी। और मनाल को ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाता तो अलग से अदालत लगा लेती उसकी। रीमा से हेल्प की बार बार रिक्वेस्ट करके वो रिलैक्स सी घर पहुंची। आनी शायद मार्केट से लौटी थी। खाना गर्म करके देते ही रूम में रेस्ट करने चली गई। पूर्वा कुछ देर पहले ही स्कूल से आई थी, मगर पिछले कुछ दिन से वो आते ही अकेली खाना खाकर रूम में बंद हो जाती। उसने बददिली से खाना खाया और जाकर रेस्ट के लिए सोई और आंख लग गई। कितने दिनों की बेचैनी और परेशानी से सोया भी नहीं जा रहा था उससे। ईसा के साथ वो आइसक्रीम पार्लर आई हुई थी। आइसक्रीम के प्याले सामने पड़े थे। वो किसी सोच में गुम था। आयरा ने चोर नज़रों से उसका तफसीली जायज़ा लिया। जीन्स पर ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी उसने, गले में ग्लासेस लटका रखे थे, नीली आंखें किसी गहरी सोच के साए में थी। उस रोज़ अचानक किसी कॉल के बाद उसका यूं चले जाना कई रोज़ आयरा को परेशान किए रखे था। मगर ईसा काफ़ी दिन गायब रहा। फिर अचानक एक दिन यूनिवर्सिटी में नज़र आया तो बज़ाहिर नॉर्मल था। मुस्कुराकर सब जानने वालों को हाई फाइव देता, गॉगल्स लगाए, बुगाटी को ड्रिफ्ट देकर शोर मचाता। शोक, चंचल, स्टाइलिश सा, जाने ऐसा क्या छुपा था जो ऊंचे ऊंचे कह कहे लगाता। वो अपने गिर्द इतना शोर किए रखता कि आयरा को उसे पुकारने की हिम्मत नहीं हुई। फिर आज के दिन वो यूनिवर्सिटी ऑफ होते ही अचानक उसके सामने आन रुका। आइसक्रीम की ऑफ़र की और जवाब सुने बिना साथ लिए उसे आइसक्रीम पार्लर पहुंच गया। और तब से अब तक वो खामोशी बैठा था। आइसक्रीम पिघल रही है आपकी? उसकी बात पर वह चौंक कर सीधा हुआ और मुस्कुराया। वैसे आज ये अचानक आइसक्रीम? आयरा ने मुस्कुराकर उसे ख्यालों की दुनिया से निकालना चाहा। ईसा ने बेख्तियार उसके चेहरे पर नज़र जमाई। खूबसूरत चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट और सुनहरी आंखों में नरमी के साथ एक और जज्बा भी था, मोहब्बत का, पसंदीदगी का। वो इस बार खुलकर मुस्कुराया। ये सॉरी है उस दिन का, छोड़कर गया था ना अचानक। खुद पर गुस्सा करने का हक तो नहीं दूंगा, लेकिन वो मखसूस मगरूर अंदाज से बोलता, आगे होकर टेबल पर बाजू टिकाता, हाथ जोड़कर उसे देखने लगा। अगर गुस्सा आया तो सॉरी, मैं ऐसा ही हूँ, थोड़ा बदतमीज़ और बदलिहाज सा। मेरा ये अंदाज बुरा तो लगा होगा तुम्हें? उसने सवालिया नज़र आयरा की तरफ दौड़ाई तो वो बेसाख्ता नफ़ी में सर हिला गए। फिर रुकी और रुक कर खुद को कोसा। ईसा के मामले में उसका एटीट्यूड रेजा रेजा हो रहा था। वो मुस्कुराहट दबा गया। अगर बुरा लगा था तो अगर ये बात मज़ीद काबिल बर्दाश्त नहीं तो हमारी ये लास्ट मीटिंग है। अपोलोजाइज ड्यू था सो हो गया। मैं बदल नहीं सकता खुद को, इसलिए इतना सोशल होकर भी मेरे पास जस्ट अहमद और हसन बचे हैं। वो आदी हैं, ढीठ हैं, केयरलेस हैं, वॉटएवर। मुझे तो मेरे अपने भाई ने बर्दाश्त नहीं किया। आखिरी जुमला वो तमस्कर से बोलता सर झटक गया। आयरा समझ नहीं पाई उसे कि क्या कहे। वो जवाब मांग ही कब रहा था, बिना रुके बोले जा रहा था। वो जिस पर नखरा जचता था वो कह रहा था कि उसका नखरा नाकाबिले बर्दाश्त है। आयरा किसी ज़रूरी बात की तरह उसके शिकवे जैसी लापरवाह बातें सुन रही थी। नहीं, ऐसी बात नहीं, हर इंसान का अपना मिजाज होता है। ईसा के रुक कर खुद को देखने पर वो उसी नरमी से बोलती,
उस अनारज़ादे को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। सुनो, ये तुम जैसे मुझे नरमी से डील कर रही हो ना, और किसी बात का बुरा नहीं मान रही ना, खामखा पसंद आ जाओगी मुझे। वो माथे पर बल डालकर बोलता आयरा को हैरान कर गया, तो वो सटपटा कर नज़र घुमा गई। अगर आपको लग रहा है मैं फेकिंग कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है ईसा, जो फील किया वही कहा। कुछ संभल कर उसने पुरएतमाद लहजे में कहा तो पिघल चुकी आइसक्रीम का कप साइड पर करता वो सर हिला गया। ईसा खान कहो वो, और अच्छी भी मत बनो, अच्छी हो तब भी नाइस शो नहीं करो। आर यू डन? वो संजीदगी से बोलता। आखिर में आइसक्रीम का पूछकर जाने का इशारा करता उठ खड़ा हुआ। आसानी से ना खुलने वाला इंसान, लड़की ज़ात पर एतबार नहीं था उसे। आयरा की नरमी अच्छी लग रही थी, मगर माजी का एक सबक काफ़ी था संभल कर रहने के लिए। आयरा खिफत ज़दा सी उठकर उसके पीछे ओली, आउट ड्रॉप कर देता हूँ ना। आयरा को गाड़ी की साइड से निकलकर आगे बढ़ता देख वह हैरान हुआ। नहीं थैंक्स, आप किसी के नाइस बिहेवियर से एलर्जिक हों तो इस बात का हल होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस रखे और रिलैक्स है। वो मुस्कुरा कर ही बोली, मगर लहजा बता रहा था कि उसे ईसा का मर्जी से दोस्ताना रवैया और पल में अजनबियत वाला अंदाज बुरा लगा था। वो इस बार कंधे उचकाकर बेनियाजी नहीं जता पाया। और कभी कभी इसका इलाज होता है कन्वर्जेशन। क्लोज रहो और अच्छे लोगों की आदत डाल लो। बाय द वे, मेरे साथ आई हो तो मेरे साथ ही जाओगी ना? घर नहीं जाना तो यूनिवर्सिटी ले जाऊंगा। यहाँ से तुम ऐसे तो नहीं जा सकती। वो अपनी धौंस जमा कर बोलता गाड़ी में जा बैठा। पार्किंग से गाड़ी निकाल कर रोड पर लाता रोक कर मिरर नीचे किया। अंदाज ऐसा था कि वो मजीद बहस नहीं कर पाई, खामोशी से जाकर बैठ गई। यूनिवर्सिटी या घर? गाड़ी रोड पर डालते उसने पूछा। मैं बताती हूँ एड्रेस। अब इस टाइम यूनिवर्सिटी में जाकर क्या करूँगी? ड्राइवर भी जा चुका होगा। उसने बमुश्किल नाराज़गी को कंट्रोल करके उसे एड्रेस बताया। वो बेनियाजी से बाकी सारी बात इग्नोर किए गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर आधे घंटे तक उसे उसके घर पहुंचा गया। तुम्हारी कॉफ़ी ड्यू है, अगर पिलाना चाहो तो पिला देना, वरना गुड बाय। उसके निकलने के बाद वो अपनी वही बात दोहराता उसे जता कर बोला, और जवाब सुने बिना गाड़ी को स्पीड से आगे बढ़ा गया। आयरा रोड पर आगे मोड़ काटती उस गाड़ी को तकती उसकी उलझी शख्सियत को सोच कर रह गई। वो जो करीब होने से रोकता भी था और फिर अपने पास खुद बुलाता भी था। वो आंधी तूफान बना हवेली में दाखिल होता, मर्दान खाने में जा पहुंचा था। सामने खान यूसुफ कुछ लोगों से बात कर रहे थे। उसका सुर्ख चेहरा देखकर समझ गए कि फिर कोई बात उसके मिजाज के बरखिलाफ हुई है। जल्दी से अलविदाई कलमात कहते सबको रुखसत किया, वरना उसका कोई भरोसा नहीं था कब जब्त खोकर सबके दरमियान ही चीख उठे। आपने उनको साफ इनकार नहीं किया था आगा जान? आखिरी फर्ज वहां से निकला ही था कि वो दबा दबा चिल्लाया। हुआ क्या है खान? आराम से बैठो, बात करते हैं फिर। दाद बख्श, पानी पिलाओ खानजादा को। खान यूसुफ ने नरमी से उसे कहते मुलाजिम को आवाज़ लगाई। उसका हुलिया बता रहा था कि अभी अभी हवेली पहुंचा है और सीधा यहीं आ गया। वो वाहिद था जो कभी कभी खान यूसुफ को भी घबराने पर मजबूर कर देता। मैं ठीक हूँ, मुझे जवाब चाहिए। क्या आपने मेरे कहने के बावजूद इनकार नहीं किया इस रिश्ते से? एक तरफ सोफे पर बैठकर वो जब्त से बोला। आंखों में तैश की सुर्खी ने खान यूसुफ को ठिठकाया। दाद बख्श पानी का ग्लास लेकर उसके सामने कर गया। नहीं चाहिए पानी, शक्ल गुम करो अपनी यहाँ से। वो धाड़ा था। दाद बख्श के हाथ कप कप आ गए। फुर्ती से पीछे हुआ। क्या हुआ है खान, इतना गुस्सा क्यों करने लगे हो? खान यूसुफ उसका सवाल टाल रहे थे। परेशानी से उसे देखा जो कुछ ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। आगा जान जवाब दे मुझे, गुस्से को छोड़ें। डैम इट, मेरे ऑफिस में आकर वो लड़की मुझे वक्त दे रही है कि मैं स्ट्रेस ना लूं और शादी के लिए जितना चाहे टाइम ले सकता हूं। हु द हेल शी इज़? आपने मुझसे झूठ बोला और मुझे उस थर्ड क्लास टिपिकल खानदानी लड़की से पता चला। हमारी मंगनी अभी टूटी नहीं और ना ही टूटेगी, यही वैल्यू है मेरी। वो गुस्से से चीखता पागल हो रहा था। उसने तो कभी खान यूसुफ का हुक्म माना ही नहीं था, फिर एक नापसंदीदा लड़की का आकर ये सब कहना आग लगा गया था उसे। उसके चीखने चिंघाड़ने की आवाज़ जनान खाने तक पहुंचती, सबको परेशान कर गई। खान आजर जो तबीयत खराबी की वजह से अपने कमरे में आराम कर रहे थे, परेशानी से उठकर वहां पहुंचे। तुमने कह दिया वहां शादी नहीं करनी, बात खत्म। इतने लोगों में जुबान दी थी, अब अचानक ये रिश्ता नहीं तोड़ सकता मेरी जान। मैं संभाल लूंगा। अपने आगा जान को वक्त तो दो। अपने आगा जान को वक्त तो दो। मैं खान जवार को कह दूंगा आइंदा उसे तुम्हारे ऑफिस में ना जाने दे। वो नरमी से बोलते उसे पुरसकून कर गए। दाद बख्श अब भी पानी का ग्लास पकड़े कुछ फासले पर खड़ा था। खान यूसुफ ने उससे पानी का ग्लास पकड़कर उसके सामने किया जो सख्ती से लब भींचे बैठा था। खान नाजर एक तरफ सोफे पर टिक गए। खानजादा ने एक नज़र बाप को देखा और रुख मोड़ लिया। पानी का ग्लास थाम कर एक ही सांस में पीकर टेबल पर जोरदार आवाज़ में रखा और गहरा सांस भरा। वो मेरे सामने ना आए दोबारा, मैं बता नहीं सकता, मगर मेरे पास वजह है इस रिश्ते से इनकार की।
हैंडल देम और आई विल हैंडल प्रॉपरली। वो गुस्सा दबाकर बोला। खान यूसुफ ने सर हिलाया और फिक्रमंदी से उसे देखा। रिश्ता तोड़ना ही तो मुश्किल था। उन्हें लगा कि कुछ वक्त तक वो कबूल कर लेगा, मगर उसका मिजाज था कि बिगड़ता ही जा रहा था। दाद बख्श खाली गिलास फिर से भर लाया। खाना नहीं खाऊंगा क्या मैं, बस पानी पिलाते रहो। उसने घूर कर उसे देखते झड़क दिया। इस बार वो गिलास उठाकर वाकई शक्ल गुम कर गया। समझा दूंगा। तुम जानते हो मुझे ये जल्दी क्यों है? दावर की बीवी इलाज के बाद भी बच्चों से महरूम है। यावर की बीवी का जाने डॉक्टर क्या क्या मसला बताता है। वो कहता है अभी बच्चे उसकी जान के लिए खतरा हो सकते हैं। मुझे ये सब बातें समझ नहीं आती। एक वो गुस्ताख जिसने हठधर्मी से अनजान लड़की से शादी भी रचाई और संभाल नहीं पाया। लड़की बच्चे समेत मर गई और वो खुद हवेली छोड़कर जाने कहाँ छुपा बैठा है। खान यूसुफ आहिस्तगी से बोलते अपनी मजबूरियां बयान करने लगे। मूसा के जिक्र पर तलखी से सर झटकता खानजादा ने जब से आंखें मीची। मैं अपना वारिस देखे बिना मर जाऊं क्या? बस यही शौक खाए जा रहा है, यही मजबूरी है मुझ बूढ़े की जो तुम्हें मनाता फिर रहा हूँ। वो घुमा फिरा कर पसंदीदा टॉपिक पर आ ही गए थे। आप और आपके शौक, अल्लाह देगा उन दोनों को भी इंशाल्लाह। रही बात मेरी, तो मैंने शादी से इनकार नहीं किया जो आप यूं परेशान हो गए। वो बेजारी से बोलता झटके से उठ खड़ा हुआ। खान यूसुफ के अंदर जैसे नई उम्मीद जागी। फिर दुरिया के बारे में क्या कहते हो? दरख्शां का अपनी खाला के यहाँ रिश्ता हो चुका था। दुरिया का भी ननियाल से ही आया है रिश्ता। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं वो ख़ानदान। एक लड़की दे दी बहुत है दुरिया को तुम्हारे लिए। अभी वो इतना ही बोले थे, वो टोक गया। आगा जान, इतनी फुर्ती की ज़रूरत नहीं मेरे लिए। क्या दुनिया की सारी लड़कियां हराम है जो यहीं इर्द गिर्द घूमते रहते हैं? दुरिया का जो रिश्ता आया है वहीं करें, बेहतर जगह है। नाक चढ़ाकर बोलता। वो जानता था लड़का दुरिया का मामूजाद है और क्लास फेलो, दोनों साथ मेडिकल पढ़ रहे हैं। यकीनन दुरिया भी इस रिश्ते में इंटरेस्टेड होगी, तभी रिश्ता आया था उसका ये वाला। मगर खान यूसुफ का दिमाग घूम जाता तो चाहे कुछ हो जाए वो खानजादा से ही शादी कर देते उसकी। कर दूंगा, सबका ही कर देता हूँ, तुम आज़ाद रहो, हमने तुम्हें ऐसे ही टालते रहना है मेरा वारिस। खान यूसुफ फिर से शुरू हो चुके थे। वो नाक चढ़ाकर वहाँ से निकल गया। खान आज़र को उसने नज़रअंदाज कर दिया था। वो नोटिस कर रहे थे उसका रवैया उनसे बदल रहा था। जाने किस बात पर नाराज़ था। उससे बाद में बात करने का सोचकर वो खान यूसुफ की बात सुनने लगे, जिनके 2 घंटे खानजादा का बेटा और वारिस की हसरत में बात करते गुजर जाने वाले थे अब।